Hello dear students and welcome back to my channel. In my previous video, I have explained communication skills unit 1 and 2 long answers. So in total there are 14 questions. Let's begin. Question number 11. How can ideas and information be gathered from a given text? गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ का मतलब है कि आप किसी भी गिवन टेक्स्ट में से समझने की कोशिश करते हो कि राइटर कहने की क्या कोशिश कर रहा है। इससे रीडर्स की मदद हो जाती है कि वो समझ पाते हैं मेन मैसेज, सपोर्टिंग पॉइंट्स और हिडन मीनिंग्स। यानी कि राइटर ने जो वर्ड्स यूज किया है उन वर्ड्स की छुपी हुई मीनिंग क्या हो सकती है। ये स्किल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए। वेज टू गैदर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, किस तरह आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ प्रीव्यूइंग द टेक्स्ट। तो रीडिंग करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइटल, सब हेडिंग्स, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ों को देख लो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड इज़ रीडिंग विद पर्पस। हमेशा हमें रीड करना चाहिए एक गोल के साथ जो हमारे माइंड में हो। हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, जैसे कि फैक्ट्स, ओपिनियंस या फिर एक्सप्लेनेशंस। थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़। हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो कि उस आइडिया को सपोर्ट करें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ये समझने की कि राइटर हमसे क्या बात कर रहे हैं। फोर्थ वन इज़ हाईलाइटिंग की पॉइंट्स। हमें अंडरलाइन करना चाहिए या फिर मार्क करना चाहिए इम्पॉर्टेंट लाइंस और न्यू वर्ड्स को। इससे हमारी हेल्प हो जाती है चीज़ों को याद रखने में और फिर बाद में रिव्यू करने में, यानी कि बाद में देखने या फिर चेक करने में। फिफ्थ वन इज़ नोट मेकिंग, यानी कि हमें लिखना चाहिए शॉर्ट नोट्स या फिर कीवर्ड्स रीडिंग करते हुए। इससे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो काफ़ी क्लियर बन जाती है और इससे मदद भी मिलती है आगे चल के रिविजन करने में। सिक्स्थ वन समराइजिंग। रीडिंग करने के बाद इसकी एक छोटी सी समरी अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखने से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है टेक्स्ट या फिर पैसेज के बारे में वो सही हो जाती है। सेवेंथ वन इज आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी हम पैसेज पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अगर हम स्मॉल क्वेश्चंस को बना लें और फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करें तब इससे हमारी थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होती है और कॉम्प्रिहेंशन भी। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग। एथ वन इज माइंड मैप्स। अगर हम एक माइंड मैप बना लें तो उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं मेन आइडियाज को और सपोर्टिंग पॉइंट्स को इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। इससे हमारी जो लार्ज इंफॉर्मेशन रहती है वो छोटी हो जाती है, यानी कि समराइज हो जाती है और हम ज्यादा पॉइंट्स को याद कर पाते हैं आसानी से। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो अंत में हमने ये जाना कि अगर हमें आइडियाज़ को कलेक्ट करना है तब हमें टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, एक एक्टिव रीडर बनना होगा, नोट्स लिखने होंगे और डीपली सोचना होगा। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं और मदद कर सकते हैं सीखने में बेहतर तरीके से और एनालाइज करने में। एनालाइज करना यानी कि इंफॉर्मेशन को चेक करना कि वो सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स? एक रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी इवेंट के बारे में क्लियरली समझाता है और फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है। वो एक इवेंट भी हो सकता है या फिर कोई और इशू। रिपोर्ट्स जो है वो मदद करते हैं फैसला लेने में, रिकॉर्ड रखने में, स्कूल्स, ऑफिसेज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में। एक रिपोर्ट सिंपल होनी चाहिए, क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब फॉर्मेट क्या है एक रिपोर्ट लिखने का? सबसे पहला है टाइटल। टाइटल जो है वो छोटा होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट ऑन कॉलेज एनुअल डे सेलिब्रेशन। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो एक छोटा सा बैकग्राउंड नॉलेज देता है कि क्यों आपने ये रिपोर्ट लिखी है और किसके बारे में है ये रिपोर्ट। थर्ड वन इज बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो जो बॉडी होती है वो मेन पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का। उसमें कुछ डिटेल्स आनी चाहिए इवेंट के बारे में या फिर इशू के बारे में, जैसे कि फैक्ट्स, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी, ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के रिपोर्ट कितनी हद तक सही है, प्रॉब्लम्स क्या है इसके और सॉल्यूशंस क्या है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ्स या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में विद क्लैरिटी लिखना चाहिए, यानी कि क्लियरली। फोर्थ इज कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि फाइनल ओपिनियन क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है इस रिपोर्ट का। फिफ्थ वन इज रिकमेंडेशंस। अगर ज़रूरत पड़े तो आप रिकमेंडेशंस लिख सकते हो, जैसे कि कुछ सजेशन देना हो इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर फ्यूचर में क्या चीज़ें की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। सिक्स्थ वन, सिग्नेचर एंड डेट।
जिस इंसान ने रिपोर्ट लिखी है उसका नाम, वो क्या काम करता है यानी कि डेजिग्नेशन, डेट, ये सारी चीज़ें एंड में आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप बाय स्टूडेंट वॉलंटियर XYZ कॉलेज, डेट 5th March 2025, इंट्रोडक्शन, the camp was organized by the NSS unit to promote blood donation. Body, doctors and students actively participated. Around 150 units of blood were collected. Conclusion यानी कि end, the camp was successful and inspired many students to help society. So ये रिपोर्ट थी ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। आपने सबसे पहले मेंशन किया कि किसने लिखी है रिपोर्ट, फिर डेट मेंशन की, फिर इंट्रोडक्शन में लिखा कि इसे NSS ने ऑर्गेनाइज किया प्रमोट करने के लिए ब्लड डोनेशन को। फिर आपने रिपोर्ट लिखी कि डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसमें कम से कम 150 यूनिट ब्लड को कलेक्ट किया गया। और अंत में आपने लिखा कि कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इसने काफ़ी स्टूडेंट्स को और सोसाइटी को इंस्पायर किया और मदद भी की। सो स्टूडेंट्स, एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जिसमें फैक्ट्स को बोला जाए, जो शॉर्ट हो, जो सिस्टमैटिक हो यानी कि करेक्ट ऑर्डर में लिखी जाए और एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करे जिससे वो प्रोफेशनल लगे और इजी टू अंडरस्टैंड भी। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी डिजिटली लिटरेट एट द वर्क प्लेस, यानी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके काम की जगह पर कि आपको डिजिटल चीज़ों की नॉलेज हो, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आपको पता हो कि किस तरह कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को या फिर इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए और असरदार तरीके से, मींस इफेक्टिवली। आज की दुनिया में हर किसी के पास डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल नॉलेज होना जरूरी है, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयज जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों। इम्पोर्टेंस एट द वर्क प्लेस, क्या इम्पोर्टेंस है ऐसी कंप्यूटर की और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज की? नंबर 1 इज बेटर कम्युनिकेशन। कई सारे डिजिटल टूल्स होते हैं जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, जो कि एम्प्लॉयज की मदद करते हैं आसानी से कनेक्ट करने में बहुत जल्द, दैट इज इंस्टेंटली। वो अपने कलीग्स यानी कि साथ काम करने वाले लोगों के साथ और क्लाइंट्स के साथ जल्दी बात कर सकते हैं। सेकेंड इज टाइम एंड वर्क मैनेजमेंट। तो कई सारे टूल्स होते हैं जैसे कि गूगल कैलेंडर या फिर MS एक्सेल और कई सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स जो कि आपकी मदद करते हैं चीजों को प्लान करने में और टीम वर्क में आसानी से काम करने के लिए भी। थर्ड वन इज इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। एक वर्कर जिसके पास डिजिटल नॉलेज हो वो अपने सारे काम यानी कि टास्क को काफी तेजी से कंप्लीट करता है और उसके मिस्टेक्स भी कम होते हैं, उसका काफी ज्यादा टाइम बचता है और वो इम्प्रूव भी करता है अपनी एफिशिएंसी को, यानी कि और अच्छे तरीके से काम करता है। फोर्थ वन इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस होता है यानी कि इंटरनेट होता है तब उसकी मदद से आप रिसर्च कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, नए स्किल्स को सीख सकते हो अपने जॉब पर जमे रहने के लिए, टू बी रेलेवेंट टू द जॉब। फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल ग्रोथ। जिन एम्प्लॉयज के पास डिजिटल नॉलेज होती है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं और अडेप्टेबल भी, यानी कि वो अडेप्ट करना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों को और उन्हें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और प्रमोशंस भी। सिक्स्थ वन, डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डिजिटल लिटरेसी हमें सिखाती है कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, हिफाजत कर सकते हो अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस यानी कि जो आपके कंप्यूटर को हार्मफुल वायरस से बचाए। सेवेंथ वन, रिमोट वर्क। जब से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है तब से वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करना काफी कॉमन हो चुका है। अगर आपके पास डिजिटल नॉलेज होगी तब आप मदद कर सकते हो लोगों की टूल्स यूज करने में, जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बड़ी ही आसानी से। कंक्लूजन यानी कि एंड, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिजिटली लिटरेट ना रहना अब एक ऑप्शन नहीं रहा, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। इट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल। एक एम्प्लॉय जिसके पास स्किल हो, जो डिजिटली स्किल्ड हो, वो काफ़ी स्मार्टली काम करता है, कम्युनिकेट भी बेहतर करता है और कंट्रीब्यूट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। What are the advantages of using non-verbal communication in professional space? यानी कि आपकी वर्क प्लेस पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना बात किए आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ, इसके क्या फ़ायदे हैं?
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप एक्सप्रेस कर पाओ अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज से या फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स यानी कि हैंड मूवमेंट से, टोन से यानी कि आवाज से, या फिर आई कांटेक्ट से कि किस तरह आप देखते हो। एक प्रोफेशनल लाइफ में ये वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत जो होती है, उन चीज़ों को ये एक्शंस सपोर्ट करते हैं और भरोसा बिल्ड करते हैं। एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे। नंबर 1, एनहांसेस क्लैरिटी। एक इंसान के बॉडी मूवमेंट्स या फिर चेहरे के एक्सप्रेशंस मदद करते हैं एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आइडियाज़ को बेहतर तरीके से क्लियरली, मीटिंग्स के टाइम पर या फिर प्रेजेंटेशंस के टाइम पर। सेकेंड इज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आपका पोस्चर अच्छा है और आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो यानी कि प्रॉपरली देखकर बात करते हो, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखकर आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब आप स्पीकर बनते हो यानी कि बोलते हो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस, तब आपको सीरियसली लिया जाता है। थर्ड वन इज शोज रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट। जब आप नॉडिंग करते हो यानी कि सर हिलाते हो और मुस्कुराते हो, तो इससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा अटेंटिव हो यानी कि बात को सुन रहे हो। इससे आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूज में या फिर डिस्कशंस में। फोर्थ वन, सेव्स टाइम। कभी कभी आपके जो एक्शंस होते हैं वो आपके वर्ड से भी ज्यादा तेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हैंडशेक करते हो किसी के साथ या फिर अपना सर हिलाते हो, तो इससे पता चलता है इंस्टेंटली यानी कि बहुत जल्दी कि आप कितना ज्यादा उनसे अग्री करते हो। फिफ्थ वन इज इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स। अगर आपके बॉडी मूवमेंट्स फ्रेंडली हैं या फिर आपके बात करने का टोन सॉफ्ट है, पोलाइट है, तो फिर इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है काम की जगह पर, कलीग्स के बीच या फिर क्लाइंट्स के बीच। कलीग्स यानी कि जो आपके साथ काम करते हैं। सिक्स्थ वन, रिवील्स ट्रू फीलिंग्स। जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं असली इमोशंस को पहचानने में, जो कि वर्ड्स के पीछे होता है, जैसे कि खुशी, कंफ्यूजन या फिर गुस्सा। सेवेंथ वन इज सपोर्ट्स वर्बल मैसेजेस। अगर आपकी टोन काफ़ी ज़्यादा फर्म होगी और ओपन जेस्चर्स होंगे यानी कि हैंड मूवमेंट्स या फिर बॉडी मूवमेंट्स, तब इससे आपकी जो भी स्पीचेस होंगे या फिर डिस्कशंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगेंगे और कन्विंसिंग भी, यानी कि लोग इससे अग्री करेंगे। कंक्लूजन यानी कि एंड। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत ही साइलेंट यानी कि खामोश लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, जो आपकी वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप टीम मेंबर्स के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और उनका भरोसा भी जीत सकते हो। अगर आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को सीख लो, तब इससे आपकी मदद हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे, आपको इज्जत मिलेगी और कामयाबी भी वर्क प्लेस पे। So students, these were all 14 most important questions, long and short, which I have uploaded in many videos. If you understood this, then don't forget to hype my channel. And if you want notes, then contact me on my Telegram ID. And don't forget to check the playlist that is given in the comment section. And next video would be on the most important short questions.